गुड इवनिंग एवरीवन। जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का हमारा ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, इसमें आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसे देखें और अपना आकलन करें स्वयं का कि आप लोग किस तरीके की तैयारी चल रही है। तो इसमें आप लोग देखेंगे। तो हम आज देख लेते हैं कि हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट ये है, तो किस तरीके का प्रैक्टिस सेट है ये और किस तरीके से हमने इसको बनाया है। इसमें सरल और कठिन दोनों प्रकार के प्रश्न इसमें रखे गए हैं। तो आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इसको फॉरवर्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको जोड़ें। तो चलते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है निर्देश। निर्देश में क्या है, दिए गए वाक्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बुंदेलो हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पद्यांश किस कवि का है? तो ये पद्यांश जो है ये किस कवि का है? तो ये मुंशी प्रेमचंद का है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। तो ये जो पद्यांश है ये किसका पद्यांश हो जाएगा? क्या है पद्यांश? तो पद्यांश एक बार फिर से देख लेते हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुख सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये किसका है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा बुंदेलो के क्या है, बुंदेलो हर बोलो के मुख सुनी हमने ये कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये किसका हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का हो जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कौनते शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौनते शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो ये अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय और विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय या फिर ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय या भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। ठीक है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय दो प्रकार के होते भैया हैं। क्या है? कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो तद्धित प्रत्यय के ये क्या है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तद्धित प्रत्यय को भी चार भागों में बांटा गया है। तो ये अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय है, विशेषणवाचक तद्धित प्रत्ययवाचक है और ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय है और भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है ये जो ऐसे वर्ण होते हैं जो ठीक है किसी की विशेषता करते हैं। कौनते, कौनते किसको कहते थे? तो कौनते किसको कहते थे? कौनते बोलते थे किसको? तो कुंती के पुत्रों को। ठीक है, कुंती के पुत्रों को कौनते बोलते थे। जैसे राधे, राधे कौन था? तो राधे श्री कृष्ण को बोलते हैं, राधे कृष्ण। ठीक है, ऐसे ही ये तो जो हमारे जो विशेष तरीके के वाक्य होते हैं वो अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय में आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द इसमें ढूंढना है आपको कि तद्भव शब्द इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा? त्रिकुटी, खेत, प्रभु, नाथ। तो इसमें से हमारा जो तद्भव प्रत्यय है वो कौन सा है? तो इसमें आप देखें और बताएं। तो त्रिकुटी का क्या हो जाएगा? कुटिया हो जाएगा। खेत का क्या होगा? क्षेत्र हो जाएगा। प्रभु का हो जाएगा क्या? तो प्रभु का। ठीक है, तो प्रभु का क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है। और नाथ का क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खेत जो है ये कैसा है? ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। ओके, खेत का जो इसमें तत्सम बनेगा वो क्या बनेगा? क्षेत्र। ओके भैया, क्या बनेगा? क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? धड़ाम, लाश, औरत, पतलून। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? तो देशज शब्द इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं किस में है हमारा देशज शब्द कौन सा है? तो इसमें धड़ाम हो जाएगा, लाश हो जाएगा, औरत है या फिर पतलून है। तो देशज शब्द किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। जो देश में, ठीक है, अपने ही देश में बोले जाते हों उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जो देश काल के मतलब अपने देश काल के द्वारा अपने आप ही बनाए गए हों वो जो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो उसमें लाश है, औरत है, धड़ाम है, पतलून है। तो जो हम अपने द्वारा
प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे धड़ाम, ठीक है, धड़ाम मतलब गिरना, धड़ाम से, ठीक है। और जैसे लोटा, ठीक है, टट्टी, पट्टी, ये सब कैसे हैं, ये सब देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी के प्रथम अलंकारवादी कवि किसे माना जाता है। तो निम्नलिखित में से क्या है, प्रथम अलंकारवादी कवि किसे माना जाता है, केशव को, भूषण को, सूरदास को या फिर कबीरदास को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम अलंकारवादी कवि किसे माना जाता है, तो ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं। तो इसमें केशव हैं, भूषण हैं, सूरदास हैं या फिर कबीरदास हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, केशवदास, ठीक है। केशवदास जो हैं ये अलंकारवादी कवि इन्हें माना जाता है, ठीक है। प्रथम अलंकारवादी कवि केशवदास को माना जाता है। देख लेते हैं। तो केशवदास को एक और नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है, इनको बोलते हैं कठिन, क्या बोलते हैं, कठिन काव्य, ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत, ठीक है। क्या बोलते हैं, कठिन काव्य का प्रेत, इन्हें क्या बोलते हैं, कठिन काव्य का प्रेत भी बोलते हैं। किसको, तो ये बोलते हैं केशवदास जी को, ठीक है। फिर कहते हैं जो है ये भूषण जी, ठीक है, भूषण जी की क्या है, तो इन्हें रीतिकाल का क्या कहते हैं, रीतिकाल का ठीक है, राष्ट्र कवि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राष्ट्र कवि, ठीक है। रीतिकाल का राष्ट्र कवि भूषण को बोला जाता है, ठीक है। और सूरदास को क्या बोलते हैं, तो सूरदास जो हैं ये वात्सल रस के, ठीक है, वात्सल रस के सम्राट हैं। कौन है, सूरदास, ये वात्सल्य रस के सम्राट, ठीक है। वात्सल्य रस के सम्राट कौन हो जाते हैं, सूरदास हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो और हम जब रह जाते हैं कबीरदास, तो कबीरदास के बारे में भी देख लेते हैं भैया। कबीरदास हैं, इनकी बोली को क्या कहा जाता है, इनकी बोली को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। क्या है, जो कबीरदास हैं, कबीरदास की बोली को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। और इन्हें कबीरदास को ही बाणी का डिटेक्टर, ठीक है, बाणी का डिटेक्टर, ठीक है, बाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है, ठीक है। किसको, तो कबीरदास को बाणी का डिटेक्टर भी कहा जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत, ठीक है। भूषण को क्या कहते हैं, भूषण को रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। और सूरदास को वात्सल रस के सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। फिर है कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। और इन्हें क्या है, वाणी के डिटेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। किसको, कबीरदास को। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या है, प्रथम अलंकारवादी कवि किसे कहते हैं, तो ये केशवदास जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सच्ची वीरता किसकी रचना है, सच्ची वीरता किसकी रचना हो जाती है, रामवृक्ष बेनीपुरी, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर देखें आप और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है, सरदार पूर्ण सिंह की रचना हो जाएगी। क्या है, सरदार पूर्ण सिंह की रचना हो जाएगी सच्ची वीरता, ठीक है। और रामवृक्ष बेनीपुर की रचना कौन सी है, तो क्या है, गेहूं बनाम गुलाब, ठीक है, गेहूं बनाम गुलाब, ये रामवृक्ष बेनीपुर की रचना हो जाएगी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की चंद्रकांता, ठीक है, चंद्रधर शर्मा की रचना हो जाएगी चंद्रकांता। और रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं आप बहुत ही जानते होंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की जो भी रचनाएं आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि कौन कौन सी रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हो जाती हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा है, तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा है, रविंद्रनाथ टैगोर की, चंद्रशेखर आज़ाद की, भगत सिंह की या फिर सुभाष चंद्र बोस की। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो आप बताएं और देखें कि इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस की रचना हो जाएगी कौन सी, तरुण के स्वप्न, ठीक है। आत्मकथा इसे किसे बोलते हैं, आत्मकथा जो अपने द्वारा लिखी जाती है, ठीक है, आत्मकथा जो अपने द्वारा लिखी जाती है। और जीवनी जो मृत्यु के बाद किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है उसे जीवनी कहते हैं। आत्मकथा किसे बोलते हैं, आत्मकथा बोलते हैं जो अपने द्वारा खुद लिखी जाती है, वो आत्मकथा कहलाती है। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विदेशज शब्द है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विदेशज शब्द हो जाएगा? हाथ, हस्त, हक, हनुमान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो आप देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? क्या है, विदेशज शब्द कौन सा है? तो विदेशज शब्द जो विदेश से आयात हुए हैं, ठीक है, उन्हें क्या विदेशज और आयातक शब्द भी उन्हें कहा जाता है, ठीक है। आयातक शब्द या विदेशज शब्द एक ही होते हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन से हमारे शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो हाथ है, हस्त है, हक है या फिर हनुमान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी, हक, ठीक है। हक जो है ये हमारा विदेशज शब्द हो जाएगा। ओके, अन्य है सब, ये सब देशज शब्द हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा? अचरज, घृत, चित्रकार, नियंत्रण। तो इसमें से हमारा तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो तद्भव शब्द आपको देखना है। तद्भव शब्द इसमें हमारा क्या हो जाएगा? अचरज। अचरज का क्या होता है? आश्चर्य, ठीक है। संस्कृत में इसे बोलते हैं आश्चर्य। घृत को घी बोलते हैं, तो वो तद्भव हो गया। चित्रकार, तो चित्रकार को क्या बोलते हैं? चितेरा, ठीक है। चित्रकार को चितेरा, तो ये भी हमारा तद्भव हो गया, ठीक है, तद्भव। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया? ए और सी, ठीक है, दोनों, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चित्रकार को चितेरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। एक हो गया अचरज और एक हो गया चित्रकार, ठीक है। जिसमें हमारे ऑप्शन 2 सही हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आव। आव प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो आव प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है, ये आपको बताना है। क्या है? क्या है? अटकाव, दुराव, खिंचाव या छलाव। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो अट जो है, आव शब्द किस में लगा है? तो अट प्लस काव, तो अटकाव इसमें लगा है आव, ठीक है। दुराव इसमें भी लगा हुआ है भैया, ठीक है। फिर क्या देखते हैं? खिंचाव, तो इसमें भी लगा हुआ है। छलावा, तो इसमें छल, ठीक है, छल प्लस ये इसमें आवा हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है। क्या है? आवा, छल प्लस आवा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी गलत है, ठीक है। डी में आव प्रत्यय नहीं लगा, आवा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जमुना शब्द का तत्सम शब्द बताइए। तो जमुना शब्द का तत्सम शब्द आपको बताना है। जमुना, यमुना हो जाएगा, जमुना हो जाएगा, जन्म हो जाएगा या नदी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए, यमुना, ठीक है। जमुना शब्द का तत्सम शब्द हो जाएगा यमुना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? अनावृष्टि, अतिवृष्टि, आविर्भाव, तिरोभाव, उदार, कृपण, उत्प्यका, अधिपत्या, ठीक है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर गलत हमारा कौन सा हो जाएगा? अनावृष्टि और अधिक वृष्टि। अनावृष्टि क्या हो जाएगा? क्या है? अनावृष्टि, ठीक है, और अधिक वृष्टि। तो इसमें अनावृष्टि और अधिक वृष्टि, तो ये सब एक ही बात हो गई, ठीक है। इसको हमें विलोम करना था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा हो जाएगा? अपराध, अपमति, अपमान, अपयश। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? उपसर्ग रहित शब्द ढूंढना है, तो उपसर्ग मतलब उपसर्ग उसमें नहीं लगा हुआ है, तो ऐसा आपको देखना है। तो अपराध में क्या है? अपराध में लगा हुआ है कि नहीं, अपमति में लगा हुआ है कि नहीं, या फिर अपमान में लगा है, या फिर अपयश में लगा है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये आपको जवाब देना है। तो किस में लगा है? तो अपराध में, तो क्या है? अपराध, तो अप प्लस राध तो नहीं बन पाएगा पूरा। अपमति, तो मति और अपमान अलग होता है, यश अलग होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्या है? अपराध, ठीक है। अपराध में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में अप्रत्ययवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो हमने आपको बताया था, ठीक है। तो देखते हैं, दाम्पत्य, पार्श्विक, क्या है? दाशरथी या फिर अस्तिक, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो हमने आप लोगों को बताए थे वहाँ पर, ठीक है, कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के हमने आपको क्या बताए थे? हमने आप लोगों को बताए थे उसके क्या है? भेद। तो उसके भेद होते हैं 4, तो ठीक है। तो उसमें पहला हमारा भेद हो जाएगा अपत्यवाचक, ठीक है, प्रत्यय। तो अपत्यवाचक प्रत्यय में इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दशरथी, ठीक है।
क्या है, दशरथी। क्या है, दशरथी, तो दशरथ का सारथी, ठीक है, तब इसे बोलते हैं दशरथी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अब उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। क्या है, अवनद्ध या अवलेख, अवलेह, क्या है, अवेक्षण या अवधि। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा अब प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ, अवधि में, ठीक है, धी, ठीक है, अवधि, ठीक है, तो अब प्रत्यय इसमें नहीं हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही हो जाता है। देख लेते हैं अगला हो जाएगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा इसमें नहीं है? तो क्या है, बेशक, निडर, खूबसूरत, आप बीती। तो अव्ययी भाववाचक समास का उदाहरण कौन सा इसमें नहीं है, ये आपको जवाब देना है। तो आप जवाब दें, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा, आप बीती, ठीक है, ये अव्ययी भाव समास नहीं होगा, ठीक है, अव्ययी भाव समास नहीं है ये, बेशक, ठीक है, तो बेशक ये अव्ययी भाव समास है। निडर ये अव्ययी भाव समास है। अच्छा, इसको पहचानते कैसे हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्यय का प्रयोग होता है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है भैया, ठीक है, क्या कहते हैं, जिसमें प्रत्यय, ठीक है, या उपसर्ग, ऐसे मानो उस प्रत्यय छोड़ो, जिसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है, जिस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। आप बीती में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए ये आप बीती इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, क्या है, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? कनुप्रिया के रचनाकार कौन हो जाएंगे? धर्मवीर भारती, रंगे राघव, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो निम्नलिखित में से कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? धर्मवीर भारती, रंगे राघव, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ए, धर्मवीर भारती, ठीक है, धर्मवीर भारती की रचना हो जाएगी कनुप्रिया, ठीक है, कनुप्रिया किसकी रचना है? तो कनुप्रिया रचना हो जाएगी धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की और भी रचना कौन सी है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ, ठीक है, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये भी धर्मवीर भारती की रचना हो जाती है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो निम्नलिखित में से कर्म वाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कर्म वाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? राकेश विद्यालय से आ रहा है, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, या मोहिनी द्वारा फूल तोड़ा जाता है, या कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? कर्म वाच्य, ठीक है, तो इसमें आपको कर्म वाच्य को ध्येय बनाकर देखना है। इसमें कौन सा कर्म, मतलब कौन सा खुद कर्ता कर्म कर रहा है, ठीक है, तो इसमें वही आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? सी, ठीक है, मोहिनी के द्वारा फूल तोड़ा जा रहा है, ठीक है, या मोहिनी के द्वारा फूल तोड़ा जाता है, तो ये मोहिनी खुद कर्म कर रही, ठीक है, तभी यहाँ पे एक कर्मवाच्य शब्द हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो आप लोग बताएं जल्दी से, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। तो इसमें अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में हैं, या फिर भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, या भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं, या फिर भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो आप देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, क्या है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखो क्या लगा हुआ था, अनेक देखने योग्य, ठीक है, तो देखना और दर्शनीय एक ही बात होता है, ठीक है, और इसमें भी देखने लगा हुआ था, इसमें भी देखने लगा हुआ था, ये इसीलिए गलत हो गया, इसीलिए ये इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हुआ, ठीक है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं मतलब देखें तो वैसे भी जाएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निर्देश। दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्या बुंदेलो हर बोलो के सुन, क्या मुख सुनी, क्या सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, ये तो झांसी वाली रानी थी। पंक्ति में कौन सा भाव है, ठीक है, तो पंक्ति में आपको भाव बताना है कि इस पंक्ति में किस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ है। तो इसमें माधुर्य भाव है, ओज भाव है, करुण भाव है, या सुकुमार भाव है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है, ओज भाव, ठीक है। बुंदेलो हर बोलो के मुख सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें ओज भाव हो जाएगा, ठीक है, क्या है, ओज भाव, वीर रस, ठीक है, क्या है, वीर रस की इसमें प्रधानता देखी गई है, क्या है, ओज भाव। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो हाथ है, नाखून है, पाँव है या आँख है। तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आँख। ठीक है, आँख कैसी है? अच्छी है। ठीक है, पाँव अच्छा है या अच्छी है तो उसे नहीं बोल सकते ना, पाँव को अच्छा ही बोलेंगे। नाखून कैसे हैं? तो नाखून भी अच्छे हैं। ठीक है, हाथ कैसा है? हाथ अच्छा है या बुरा है? तो हाथ अच्छी है, अच्छा है तो हाथ अच्छा ही बोला जाता है, अच्छी नहीं बोला जाता। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में सिर्फ आँख ही आती है। ठीक है, आँख अच्छी है। ओके, चलते हैं अगले तरफ। जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने के लिए हम विशेषण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी भी विशेषण का आप प्रयोग कर लें, अच्छा है, अच्छी है, ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, चलते हैं अगले तरफ। अच्छा, देख लेते हैं जो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो होते हैं, लिंग के प्रकार होते हैं 3। ठीक है, वो किस में प्रयोग होते हैं? तो वो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। लिंग संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। लिंग को संस्कृत में 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, हिंदी में लिंग को 2 रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, 2 ही रूप में संस्कृत में, हिंदी में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कौन से भेद हैं? तो स्पर्श संघर्षी नासिक लुंठित, या फिर उत्क्षिप्त स्पर्श संघर्षी नासिक पार्श्विक उत्क्षिप्त प्रकंपी, या फिर स्पर्श संघर्षी या फिर स्पर्श या फिर संघर्षी नासिक प्रकंपिक उत्क्षिप्त पार्श्विक, या स्पर्शी संघर्षी नासिक पार्श्विक या प्रकंपित उत्क्षिप्त। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, स्पर्शी। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं काशे मातक। ठीक है, संघर्षी व्यंजन उन्हीं को बोलते हैं। फिर क्या है? स्पर्श संघर्षी मतलब जो स्पर्श होते हुए भी संघर्ष से बोले जाएँ। ठीक है, और फिर नासिक व्यंजन यमंगणनम। ठीक है, या वांग। ठीक है, वर्गों के पंचमाक्षर जो होते हैं वो नासिक व्यंजन कहलाते हैं। पार्श्विक क्या है? पार्श्विक हो जाएगा ला। ठीक है, और क्या है? उत्क्षिप्त और प्रकंपित रा को बोलते हैं। ठीक है, प्रकंपित रा को बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा शिवराज के नगारन की धाक सुन केते बादशाहन की छाती दरकती है। राजा शिवराज के नगारन की धाक सुन केते बादशाहन की छाती दरकती है। एक बार फिर से पढ़ लेते थोड़ा है। क्या है? राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनी केते बादशाहन की छाती दरकती है। तो इसमें आपको बताना है। ठीक है, इसमें क्या बताना है आपको कि इसमें से कौन सा भाव है। तो इसमें कौन सा भाव है आपको ये बताना है, माधुर्य, प्रसाद, सुकुमार या फिर ओज। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ओज, मतलब ठीक है वीर रस। इसमें वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, क्या है? उसमें वीर रस की प्रधानता है कि राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनी केते बादशाहन की छाती दरकती है। तो इसमें ओज भाव, ठीक है, वीर रस की प्रधानता मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा शिवराज के, क्या भाई दोबारा हो गया? नहीं और है। ठीक है, राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनी केते बादशाहन की छाती दरकती है। राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनी केते बादशाहन की छाती दरकती है। पद्य किस कवि का है? तो ये पद्य जो है ये किसने लिखा हुआ है, इसमें आपको ये बताना है। तो आप देखें और बताएं ये पद्य किसने लिखा हुआ है। तुलसीदास ने, सूरदास ने, बिहारी दास जी ने या फिर भूषण ने। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है भूषण। ठीक है, ये भूषण के द्वारा लिखा गया है। भूषण की रचना कौन सी है? शिवा बावनी। ठीक है, शिवा बावनी भूषण की ही रचना हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि यह पंडित है फिर भी हठी है। यद्यपि यह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। यद्यपि यह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। वह पंडित है किंतु हठी है, वह पंडित है वह हठी है। पंडित होने के कारण यह हठी है या पंडित होते हुए भी यह हठी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1। क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 1 सही हो जाएगा। वह पंडित है किंतु हठी है, वह पंडित है किंतु हठी है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? वह दंड से बचना चाहता था, वह दंड से बचना चाहता था इसीलिए भाग गया। एक क्या है? एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा?
वह दंड से बचना चाहता था इसीलिए भाग गया। क्या है? वह दंड से बचना चाहता था इसीलिए भाग गया। तो यह किस प्रकार का वाक्य है? यह सरल रूप इसका क्या होगा? क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसीलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। क्या है? दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ठीक है, तो ये इसका सरल रूप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सरल रूप हो जाएगा। तो ये क्या है? दंड से बचने के लिए वह भाग गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया और इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये की। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, क्या है? मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय कौन सा होगा? तो इसमें संध्या और रात्रि के बीच का समय किस नाम से जाना जाता है? शाम, रात्रि, छाया, गोधूली। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ये आपको बताना है। आप देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। क्या है? गोधूली। संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहते हैं? संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहा जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथी का बच्चा। हाथी का बच्चा सही शब्द है। तो हाथी का बच्चा सही शब्द किसका हो जाएगा? कलभ का, चूजा का, पिल्ला का या कटहा का? कटाह का। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप देखें और बताएं। हाथी का बच्चा, तो ये 2019 में यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, कि हाथी के बच्चे को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? कलभ। ठीक है, हाथी के बच्चे को कलभ कहा जाता है। ठीक है, कलभ। हाथी के बच्चे को कलभ कहा जाता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन दबाकर आप इसका नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप लोगों को इसका PDF फाइल चाहिए है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। टेलीग्राम का हमने लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। उस पर रोज़ करंट अफेयर से संबंधित PDF फाइल्स आपको वहां पर उपलब्ध करा दी जाती हैं, जिससे आप लोगों को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इसे फॉरवर्ड, शेयर और सब्सक्राइब करवाने के लिए कहते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।